Hello, beautiful people. Welcome to Smart Programming. Today we are discussing about the PPR. PPR का फुल फॉर्म है पेस्ट डी पेटाइड्स रूमिनेंट्स। ये एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है कि डिजीज ऑफ द स्मॉल रूमिनेंट्स। पीपीआर के जो दीगर कॉमन नेम है उसमें गोट प्लेग भी इसको कहते हैं क्योंकि ये गोट में होता है। इसके साथ साथ ओवाइन रिंडरपेस्ट भी कहते हैं। ओवाइन इस वजह से क्योंकि ये शीप भी इसका होस्ट होता है इस वायरस का। इसके साथ साथ सूडो रिंडरपेस्ट भी कहता है और काटा भी कहते हैं। काटा एक कॉमन टर्म में लैंग्वेज जिसका वर्ड का मतलब ये है कि ये जो लारी टपकती है नाक से नेजल डिस्चार्ज उसकी वजह से। पीपीआर की इशियोलॉजी की बात करूं तो फैमिली इसकी पैरामेक्सो वायरस है, जैसे एनडी की न्यूकासल डिजीज़ पोल्ट्री में होती है, कैनाइन डिस्टेंपर डॉग्स पेट के अंदर होता है, ऐसे ही रिंडरपेस्ट होता है। तो पैरामेक्सो वायरस से इसका ताल्लुक है फैमिली से। जीनस की बात करूं तो मोरबिला वायरस है। स्पीशी की अगर मैं बात करूं तो स्मॉल रूमिनेंट्स मोरबिला वायरस। कैनाइन डिस्टेंपर में क्या थी? कैनाइन मोरबिला वायरस। यहाँ पर इसकी स्पीशी क्या है? स्मॉल रूमिनेंट मोरबिला वायरस SMR। ये अक्यूट डिजीज़ काज करती है, अक्यूट वायरल डिजीज़ है, यानी कि इसका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है और सीवियरिटी ज़्यादा होती है। फीवर होता है, टेम्परेचर हाई होता है पेशेंट का, एनिमल का, नेज़ल डिस्चार्जेस होते हैं। इसके साथ साथ इरोजन स्टोमेटाइटिस वर्ड का मतलब ये है कि ये जो माउथ होता है वहाँ पर छाले बनना स्टार्ट हो जाते हैं। डायरिया भी होता है और नमोनिया भी पेशेंट में होता है। रिजेंबल टू रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट एक डिजीज़ है जिसको RP कहते हैं, जो लार्ज रूमिनेंट्स के अंदर होती है, जैसे कि हमारी कैटल और हमारी बफेलोज। नेचुरल जो होस्ट होता है वो है स्मॉल रूमिनेंट्स मोस्टली, यानी कि गोट, शीप, और ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा एंटीलोप। जो इसकी ससेप्टिबिलिटी है मोर सीवियर, ये गोट पर ये वायरस अफेक्ट करता है, जिसमें मरने की शरह 80 से 100% होती है। पीपीआर को एंटीजेनिकली हम लोग देखें तो ये बिल्कुल हूबहू होता है रिंडरपेस्ट वायरस की तरह, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की तरह, और इसके साथ साथ मीजल्स वायरस की तरह। होता क्या है, इन सब वायरसेस में एनवेलप होता है जिसके अंदर हीम एग्लूटिनिन प्रोटीन और फ्यूजन प्रोटीन लगी होती है। उसके अंदर हेलिकल लाइक कैप्सिड होता है। उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है विद सम प्रोटीन, जैसे कि L प्रोटीन, N यानी कि न्यूक्लियो प्रोटीन वगैरह। जेनेटिक लीनिएजेस की बात करें तो इसके 4 लीनिएजेस होती हैं। जो लीनिएज 1 और लीनिएज 2 है ये नाइजीरिया यानी कि वेस्ट अफ्रीका वाली तरफ होता है। लीनिएज जो 2 है ये सेंट्रल अफ्रीका की तरफ होता है, और जो लीनिएज 3 और जो लीनिएज 4 है ये हमारे सब कॉन्टिनेंट जिसमें इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान आता है। ये जितने भी इसके डिस्टिंक्ट लीनिएजेस हमने बनाए हैं, ये जिसमें न्यूक्लियो और फ्यूजन जीन वेरिएशन होती है ना, यानी कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल में जो फ्यूजन और न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं उनकी वेरिएशन की वजह से इसकी 4 लीनेजेस हमने बनाई है। ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं तो इन्फेक्टेड जो एनिमल होगा उसकी सिक्रीशंस, यानी कि उसके मिल्क के थ्रू, उसके उसमें मीट में जो जूसीनेस होता है उसके थ्रू, और उसके साथ साथ जो डिस्चार्जेस होता है नेजल डिस्चार्ज और ऑक्यूलर, यानी कि आँख से जो पानी आता है और नाक से जो लारा टपकता है, उसके थ्रू भी इन्फेक्टेड एनिमल से ये दूसरे एनिमल में, हेल्दी एनिमल में फैल सकता है। इसके साथ साथ जो एक्सक्रीशन होती है यानी कि डायरिया वगैरह। अगर हम इसके रूट ऑफ जो एंट्री की बात करें, वायरस जो हेल्दी एनिमल में कैसे एंटर होता है, वो इनहेलेशन के थ्रू, सांस के थ्रू एंटर होता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 6 दिन तक का होता है, डिपेंड अपॉन द इम्यूनिटी स्टेटस एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द एनिमल। पैथोजेनेसिस की अगर मैं बात करूं तो वायरस जैसे ही एंटर होता है सांस के थ्रू, तो ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो लाइनिंग होती है, एपिथेलियम होती है, वहाँ पर रीजनल लिम्फ नोड होते हैं, वहाँ पर ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। फिर इसको मौका मिलता है कि ये ब्लड के अंदर आए, तो हम लोग प्राइमरी वायरीमिया कंडीशन उसको कहते हैं। फिर ये वहाँ से स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, बोन मैरो के अंदर, लंग्स और इसके साथ साथ इंटेस्टाइन के अंदर जाकर अपने आप को फर्दर मल्टीप्लाई करता है। फिर दोबारा से ये ब्लड के अंदर आता है जिसको हम लोग सेकेंडरी वायरीमिया कहते हैं। उसके बाद ये दोबारा से नेजल ऑक्यूलर डिस्चार्जेस से शेट डाउन होता है इन्फेक्टेड एनिमल के। इसके साथ साथ फीकल सेक्रेशन यानी कि डायरिया वगैरह के थ्रू। फॉर्म ऑफ पीपीआर की 3 मेन फॉर्म होती है, पर अक्यूट, अक्यूट एंड सब अक्यूट।
तीनों कंडीशन हमने डिवाइड किए डिपेंड अपॉन दी 2 फैक्टर। नंबर 1 पर उसकी इंटेंसिटी कितनी है और उसका टाइम पीरियड कितना है। पर अक्यूट जो डिजीज़ होती है उसमें ये होता है टाइम पीरियड बिल्कुल शॉर्ट होता है और नो क्लिनिकल साइन, और ये जो गोट होगा, जो पेशेंट होगा, वो सडनली 3 दिन के अंदर अंदर उसकी या 2 दिन के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाएगी। जो सब अक्यूट है उसमें थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ जाता है, क्लिनिकल साइंस वगैरह शो होंगे। पर अक्यूट कंडीशन में क्या होता है, ये 3 से 4 दिन की कंडीशन होती है जिसके अंदर पेशेंट के अंदर आपको फीवर होगा, नेजल डिस्चार्ज नज़र आएगा, स्टोमेटाइटिस नज़र आएगी, कंजक्टिवाइटिस यानी कि आंख के अंदर पानी आना, डायरिया एंड अल्टीमेटली डेथ, लॉन्ग कन्वेलेसेंस। अच्छा, अब अगर हम लोग फर्दर इसके बात करें अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी कि क्लिनिकल साइंस हमें कौन से नज़र आएंगे, तो ये बेसिकली 3 सिस्टम जो होते हैं गोट के या सेमालुमिनेंट्स उस पर अफेक्ट करता है, जैसे कि एलिमेंट्री सिस्टम जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम और लिम्फॉइड सिस्टम यानी कि लिम्फेटिक इम्यून सिस्टम वगैरह। अच्छा, ये जो एलिमेंट्री है वहाँ पर क्या करता है, इरोजन काज करता है, नेक्रोसिस करता है, सेल को डेथ कर देता है, म्यूकोसल जो लाइनिंग होती है जीआईटी की, एंट्राइटिस काज करता है, इंटेस्टाइन की इन्फ्लामेशन, उसमें सोजन होगा, पेन वगैरह होगा पेशेंट को, जिसकी वजह से अल्टीमेटली डायरिया होता है, और डायरिया की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, नमकियात की कमी हो जाती है पेशेंट के अंदर, तो डिहाइड्रेशन होती है गोट के अंदर, गोट वीक हो जाती है और डेथ हो जाती है विद इन दी 3 to 6 डेज के अंदर अंदर। रेस्पिरेटरी आपको क्या साइंस नज़र आएंगी, प्रोलिफरेशन होगी लंग्स के अंदर, वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से WBCs, न्यूट्रोफिल्स वगैरह वहाँ पर आएंगे, तो नमोनिया लंग्स के अंदर हमें दिखाई देती है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है पेशेंट को। लिम्फोइड के अंदर अगर हम बात करें तो इम्यूनो सप्रेशन साइंस हमें नज़र आते हैं, यानी कि उसका डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम गोट का या शीप का वो बिल्कुल बैठ जाता है, एंटीलॉक वगैरह। ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, इरोसिव स्टोमेटाइटिस, बकल कैविटी जो होती है, माउथ होते हैं, इसमें ये इरोजन्स नज़र आते हैं। ये जो दूसरा आपको नेजल डिस्चार्जेस नज़र आ रहे होंगे कि पेशेंट के अंदर नाक से पानी बहता है, अमूमन जो गोट्स में आपने देखी होंगी फील्ड लेवल पर। इसके साथ साथ ये डायरिया पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, डायग्नोसिस की अगर हम लोग बात करें तो फील्ड में डायग्नोसिस हम लोग कर सकते हैं एज वेल एज लेबोरेटरी डायग्नोसिस। फील्ड के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, फार्मर से हिस्ट्री पूछेंगे कि भाई क्या हुआ था, क्लिनिकल साइंस वगैरह देखेंगे। क्लिनिकल साइंस के अंदर हम लोग उसकी बकल कैविटी, माउथ को देख सकते हैं, डायरिया देख सकते हैं, नेजल डिस्चार्ज और आंखों में पानी वगैरह। अगर लेबोरेटरी के लिए आपको सिम्टम्स यानी कि सैंपल्स लेने हैं तो आपको लाइव अगर एनिमल है जिसको एंटीमोर्टम कहते हैं, उसमें नेजल स्वाब ले सकते हैं एनिमल का, बकल स्वाब और इसके साथ साथ ओक्यूलर स्वाब। अगर एनिमल डेड हो चुका है तो हम लोग स्प्लीन, लिम्फ नोड, लंग और इंटेस्टाइन के सैंपल्स लेंगे। लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट क्या होती हैं, एंटीजन या एंटीबॉडी देखने के लिए हम लोग अगर जेल प्रेसिपिटेशन AGR करते हैं, काउंटर इम्यूनोफ्लोरेसेंस, इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस, ये एक CIE एक टेस्ट होती है जिसके थ्रू हम इसका एंटीजन मालूम करते हैं, हम कंफर्म करते हैं कि भाई ये वायरस है या नहीं। इसके साथ साथ एलाइजा हम लोग कर सकते हैं, एलाइजा डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है, सैंडविच एलाइजा भी होती है, तो दोनों में हमें एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के पता चल जाएंगे सैंपल के थ्रू, और PCR के थ्रू हम लोग जांच पड़ताल कर सकते हैं। इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, प्रिवेंशन कंट्रोल, इस डिजीज़ से कैसे बचा जाए। जो FAO है और OIE है, ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ये एस्टिमेट किया है कि 2030 तक हम लोग PPR को भी ख़त्म कर देंगे पूरी दुनिया के अंदर। जैसे रिंडरपेस्ट इरेडिकेट हो गई है, ऐसे ही हम कैसे कर सकते हैं इसको कंट्रोल, कि भाई जो भी एनिमल इन्फेक्टेड हो उसको स्लाटर करे, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करे, बरीड करे उसको लैंड के अंदर, ताकि दूसरे एनिमल तक इसके वायरस ना पहुंच पाए। उसके साथ जो इन्फेक्टेड एनिमल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल होता है मुख्तलिफ़ कंट्रियों के, जैसे कि हमारी स्पीशीज़ सेंट्रल मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जाती है या वहाँ से हम लोग मंगवाते हैं, तो वहाँ पर हमें क्वारंटाइन पीरियड हमें देना पड़ता है, जैसे ही कोरोना में आपने सुना होगा क्वारंटाइन, और वैक्सीनेशन करनी चाहिए जो नॉन इन्फेक्टेड एनिमल्स है, जो हर्ड है, फ्लॉक है, फ्लॉक कहते हैं स्मॉल रुमिनेंट्स का, उस पर हमें करनी चाहिए वैक्सीनेशन वगैरह। वैक्सीन की अगर हम लोग बात करें तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन आती है मार्केट के अंदर। बेसिकली उसके अंदर जो स्ट्रेन का होता है वो होता है सनग्री 96 स्ट्रेन होता है, लीनिएज 4 से इसका ताल्लुक़ है।
जो सेल कल्चर के थ्रू हमें मिलती है। ये जो लाइव वैक्सीन है ये 25, 50, 100 तक के डोजेस फ्लॉक के होता है इसके अंदर। इसके लगाने का तरीका ये है कि हम लोग सबकट इसको देते हैं और ये लाइफ लॉन्ग वैक्सीन होती है, एक ही दफ़ा लगती है गोट के अंदर 4 से 6 महीने की एज पर। और इसका प्रेग्नेंट एनिमल को भी हम लोग लगा सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे आप सबको पता है कि भाई एंटी वायरल ड्रग हमारे पास वेटरनरी में नहीं यूज़ होती, तो कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जस्ट हम लोग सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि अगर डिहाइड्रेशन हुई है तो हम लोग आईवी फ्लूइड देते हैं। इसके साथ साथ अगर डायरिया हो रहा है तो एंटी डायरियल ड्रग्स, स्कोलेक्स वगैरह हम लोग देते हैं। एनसेड अगर हमें फ़ीवर है, फ़ीवर को ख़त्म करना है, कम करना है, तो हम लोग डाइक्लो दे सकते हैं। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स में हम लोग अच्छी एंटीबायोटिक इंड्रोफ्लॉक्सिन वगैरह आती है, वो हम लोग दे सकते हैं। आई होप ये छोटी सी कोशिश मेरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई है तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, वेटनरी फ्रेंड्स, एज वेल एज जो फार्मर्स होते हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि इस डिज़ीज़ को कैसे बचाएं। क्योंकि अगर हम लोग जितना ही फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा फार्मर हमें भी सपोर्ट करेगा और ऐसे ही हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। आई होप आप ये मेरा छोटा सा मैसेज ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे। टिल डेट टेक केयर, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज़। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू स्मार्ट प्रोग्रामिंग। टुडे